में कर्फ्यू और बाकी इलाकों में कुछ ढील दी गई है, लेकिन हल्द्वानी में पूरी तरह से लोगों को घर से बाहर निकलने की भी मनाही है। साथ ही यह भी आदेश दे दिया गया कि उपद्रवियों को देखते ही उनके पैर में गोली मारी जाए। यह आदेश भी जारी कर दिया गया। इंटरनेट बंद, स्कूल बंद, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। सोचेगा कि जिन सड़कों पर रौनक होती थी, चहल पहल होती थी, चहलकदमी होती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। आरोपियों पर पुलिस का एक्शन, एनएसए के तहत कार्रवाई, यानी कि जो आरोपी हैं उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई। सभी व्यवसायिक संस्थान, दुकानें, स्कूल, कॉलेज पूरी तरह से बंद है। आज तीसरा दिन और 3 दिनों से बंद, यानी कि बृहस्पतिवार को यह होता है, फिर शुक्रवार और शनिवार आज भी बंद। किसी को भी अनावश्यक घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, यानी कि अगर कोई अति आवश्यक कार्य हो तभी आप घर से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि सिर्फ मेडिकल जरूरतों पर ही यह छूट दी गई है घर से बाहर निकलने की, अन्यथा यह साफ तौर पर कह दिया गया कि आप घर के भीतर ही बंद रहें। बिना अनुमति के आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। हल्द्वानी के लोग जो वहां पर भी मौजूद हैं उनको घर में रहने की बात कही गई है और बिना अनुमति के वो घर से बाहर नहीं निकल सकते और ना ही कहीं घूम सकते हैं। सरकारी या निजी संपत्ति का नुकसान करने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। सरकार एकदम एक्शन में है और उसी की ये 2 तस्वीरें, जिनमें से पहली तस्वीर बृहस्पतिवार की है जब यह हिंसा होती है और दूसरी तस्वीर ताजा तस्वीर है हिंसा के बाद लगा हुआ कर्फ्यू, सड़कों पर सन्नाटा। जिन सड़कों पर रौनक होती थी, चहलकदमी होती थी, चहल पहल होती थी, दुकानें खुलती थी और लोग वहां से सामान खरीदते हुए नजर आते थे, खुशी का माहौल नजर आता था, लेकिन अब उन सड़कों पर, उन बाजारों में, उन गलियों में, उन मोहल्लों में, उन रास्तों में सिर्फ और सिर्फ नजर आता है तो सन्नाटा। और चहलकदमी अगर नजर आती है तो सुरक्षा बलों की और पुलिसकर्मियों की। और यह तस्वीर हल्द्वानी से आपको दिखा रहे हैं, ये 2 तस्वीरों, और इन 2 तस्वीरों से आप हल्द्वानी की स्थिति को, मौजूदा स्थिति क्या कुछ है उसको समझ सकते हैं। लोगों को घरों में कैद रखा गया है, उनको सीधे तौर पर यह कहा गया है कि आप घर से बाहर न निकले, घर से बाहर सिर्फ अति आवश्यक कार्य होने पर ही आप निकल सकते हैं। यानी कि अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या किसी को किसी तरह की मेडिकल जरूरत है तभी आप घर से बाहर निकल सकते हैं, वरना नहीं। सोचेगा कि जब मजार को तोड़ने के लिए, मदरसों को तोड़ने के लिए, इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन और अमला वहां पर पहुंचता है और ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू करता है तो अचानक से पत्थरबाजी होनी शुरू हो जाती है। ये देखिएगा आपकी किस तरह से पुलिस कर्मियों के ऊपर, सुरक्षा बलों के ऊपर किस तरह से पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। और जैसे ही पुलिस हल्का बल प्रयोग करने के बाद इस भीड़ को तितर बितर करती है तो उसके बाद एक और भीड़ आ जाती है, एक और जत्था आ जाता है जिसके हाथ में पेट्रोल बम होते हैं। और इस बात की जानकारी डीएम वंदना ने दी है, जो हल्द्वानी की डीएम है, और उन्होंने कहा है कि फिर दूसरे जत्थे के हाथ में पेट्रोल बम होते हैं जो आग के हवाले करते हैं। कुछ पुलिसकर्मियों का यह भी कहना है कि उन पर जिस तरह से बम फेंकने की कोशिश की गई, उन्हें जलाने तक की कोशिश की गई है। इससे आप उनकी मंशा को समझ सकते हैं कि आखिर उन्मादी या उपद्रवी किस मंशा के साथ यहां पहुंचे थे। आप देखिएगा कि किस तरह से उस ओर से पुलिसकर्मियों की ओर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं और सड़कों पर पड़े हुए ये पत्थर और जलती हुई आग, उठता हुआ धुआं, ये इस बात को बताने के लिए काफी है कि हिंसा की आग में किस तरह से हल्द्वानी जला है। 70,000 की आबादी है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और उसके बाद ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 70,000 की आबादी घरों में कैद कर दी गई है। 5,000 से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज की गई। 19 नामजद हैं, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक ये पूरा अपडेट इस पूरे मामले में है। धामी सरकार एकदम एक्शन में आ चुकी है इस हिंसा के बाद से ही, और अब यह आदेश तक दे दिए गए कि अगर कोई भी उपद्रवी, उन्माद फैलाने वाला नजर आए तो तुरंत देखते ही उसके पैर में गोली मारी जाए। किसी भी तरह की कोई भी नरमी इन उपद्रवियों पर न बरती जाए। और ये देखिएगा कि किस तरह से भीड़ के हाथों में पत्थर नजर आते हैं और किस तरह से वो पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकते हुए नजर आते हैं। आखिर इतना गुस्सा ये आता कहां से है?
आखिर ये सोच आती कहां से है? जब आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पर को नुकसान पहुंचाते हैं, जब आप पुलिसकर्मियों पर या सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते हैं, ये तमाम सवाल इस घटना के बाद से उठ रहे हैं और इनके जवाब ढूंढना बड़ा जरूरी है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन प्रशाली जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। भूदेव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे जुड़ गए हैं जितेंद्र प्रताप सिंह। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। नवीन प्रशाली जी, हिंसा की आग में जिस तरह से झुलसा हल्द्वानी, आज भी सड़कों पर सन्नाटा। उपद्रवियों को फिलहाल देखते ही पैर में गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। कब तक स्थिति बेहतर होगी, कब तक चीजें सामान्य होंगी? नवीन जी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और न्यायालय के आदेश पर जिस प्रकार से कार्रवाई के लिए प्रशासन वहां पर गया था नोटिस की कार्रवाई के बाद, और जिस प्रकार से प्रशासन को वहां पर दिक्कतें आई, मशक्कत करनी पड़ी और लोगों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष में जो नुकसान हुआ उसको आपने पूरी डिटेल में अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाया। और आप देख सकते हैं कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना को सामान्य करने के लिए पूरा अपने ताकत झोंकी और आज स्थिति लगभग सामान्य है वहां पर। और जब इस प्रकार का उपद्रव कभी होता है तो उसमें बहुत सारे सख्त कदम सरकार को उठाने पड़ते हैं और सरकार ने जो भी सख्ती से कदम उठाए जा सकते थे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वो सख्त कदम उठाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति का जायजा लिया और जो घायल पुलिसकर्मी थे उनसे मिले, पत्रकारों से मिले और स्थानीय जनता से भी वहां पर संवाद हुआ और उनसे मिलकर, सबसे मिलकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद पुलिस फोर्स को निर्देश दिए और आज स्थिति लगभग ये है कि वहां पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी जो उपद्रवी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी है। 4-5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे कार्रवाई चलती रहेगी। और इसके सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए हैं ताकि 15 दिन के अंदर इसकी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। सरकार किसी भी कीमत पर शांति चाहती है, जनता से शांति की अपील की है और उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि उपद्रवी इस तरह की घटना को जो अंजाम देते हैं उसमें आपने देखा पुलिस फोर्स घायल हुआ है और कानून को उन्होंने अपने हाथ में लिया है। कानून को अपने हाथ में लेने की सजा उनको मिलेगी। ठीक है भूदेव जी, जिस तरह से हल्द्वानी हिंसा में झुलसा, सड़कों पर आज भी सन्नाटा और लगभग 70,000 आबादी घरों में कैद, किस तरह से इस पूरी स्थिति को समझ सकते हैं और आखिर ये इतना गुस्सा आता कहां से कि लोग हाथ में पत्थर उठा लेते हैं और पुलिस फोर्स पर या सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी तक करने लगते हैं? देखिए राणा जी, कांग्रेस पार्टी इस तरह की किसी भी हिंसा का फेवर ना तो कभी किया है ना हम करते हैं। इस तरह की हिंसा, चाहे कोई भी उपद्रवी हो, जो समाज के असामाजिक तत्व होते हैं, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए। क्योंकि जो लोग, कुछ उपद्रवियों की वजह से जितने लोगों को जो इन घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनको परेशानी भुगतनी पड़ती है। तो इसलिए निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि इस तरह की घटना अगर कहीं पर भी होती है, ये तो हल्द्वानी की बात है, पूरे देश में अगर कहीं पर भी होती है तो वहां जो भी सरकार है, कोई भी सरकार हो, ये सरकार से ऊपर उठकर के बात है कि आम जनजीवन को जो प्रभावित करते हैं कुछ उपद्रवी लोग, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन पर वहां के प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, न इसमें कोई दोहराए है। और इसके लिए तो कहा जाना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, सरकार को करनी चाहिए, कहीं पर भी हो। ये जरूरी नहीं है कि ये उत्तराखंड की बात है, हल्द्वानी की बात है, कहीं पर भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे कितने नुकसान होते हैं, सामाजिक रूप से नुकसान होता है, आर्थिक रूप से नुकसान होता है, तमाम तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसे लोगों पर जेल में डाले। जी जितेंद्र जी, क्या लगता है कि यहाँ प्रशासन से एक चूक हुई कि प्रशासन को आखिर ये पहले से कैसे नहीं पता लग पाया, अगर वो ध्वस्तीकरण के लिए गई थी, कि लोगों ने प्लानिंग क्या कर रखी है?
देखिए पूरी के पूरी एक तरीके से देखा जाए तो प्रशासन की विफलता है ही है, साथ ही साथ सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसकी भी फेलियर है, क्योंकि खुद जो जिला पदाधिकारी हैं, वहाँ की जो डीएम हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जब पहले कुछ दिन पहले सबकी घरों की वहाँ पे तलाशी ली गई थी, उनके छतों की भी वहाँ पर जो है निगरानी करके देखी गई थी कि किसी प्रकार के कोई पेट्रोल बम या ईंट पत्थर तो आसपास में इकट्ठा करके नहीं रखा हुआ है। तो कुछ महीने पहले जब पूरी जब प्लानिंग जब हो रही थी, इनको जब नोटिस दी गई थी, तब प्रशासन ने एक वहाँ पे एक जो है चेकआउट वहाँ पे किया हुआ था हर जगह चारों तरफ से, लेकिन कहीं पे किसी प्रकार की कोई जो है वहाँ पर पत्थर या पेट्रोल बम वगैरह नहीं मिले थे। लेकिन जब उनको नोटिस वहाँ पर दी गई और नोटिस देने के कम से कम 1 सप्ताह से 15 दिन के अंदर में ये सारे के सारे वहाँ पर पेट्रोल बम इकट्ठा किए गए, ईंट पत्थर घरों के छतों पर इकट्ठे किए गए, लोगों को व्हाट्सएप मैसेज भेज करके आसपास से बुलाया गया, और इस बात की बिल्कुल भी कोई भनक वहाँ पे ना तो पुलिस को लगी, ना इंटेलिजेंस को लगी, और न ही पूर्व में उनको रोकने को लेकर के कोई उनके ऊपर कार्रवाई की गई। और यही कारण है कि जब अचानक से वहाँ पर नगर निगम के अधिकारी और इसके अलावा कुछ पुलिस अधिकारी मौके पर जब पहुंचे, तो उनकी जो सुनियोजित जो षड्यंत्र जो अक्सर जो होता है इस तरह के मामले में, जैसे कि दिल्ली में भी आपने जो है जहांगीरपुर हिंसा में आपने देखा था कि घरों पर पहले से ही ईंट पत्थर इकट्ठे करके रखे गए थे, पेट्रोल बम इकट्ठे करके रखे गए थे, और उन्होंने अचानक से उसी जो है अंदाज में उन्होंने अचानक से जो धावा बोल दिया। तो प्रशासन की इसको लेकर के पहले से पूर्व में जो है मुस्तैदी होनी चाहिए थी, तैयारी होनी चाहिए थी, और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने को लेकर के व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए थे, जाते उसको लेकर के ग्रुप भी सोशल मीडिया पर बनाया गया था, और आसपास में वहाँ पर बड़े पैमाने पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की एक बड़ी बस्ती है वहाँ पर, जहाँ पर हजारों की संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां पे रह रहे थे, मात्र कुछ ही जो है लगभग 50-100 मीटर की दूरी पर। उनके द्वारा भी बड़े पैमाने पर वहां पर हिंसा की गई, उनके द्वारा भी पत्थरबाजी की गई, लेकिन इसको भी लेकर के प्रशासन वहां पर सतर्क नहीं दिखा। यानी कहीं ना कहीं प्रशासन के तो फेलियर है ही है, लेकिन ये पूरी की पूरी जो हिंसा है वो दरअसल एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया है, पूर्व प्लानिंग के तहत जो है इसको अंजाम दिया गया है, और सिर्फ और सिर्फ इसे इसलिए अंजाम नहीं दिया गया है क्योंकि प्रशासन ने उस अवैध मदरसे के ऊपर बुलडोजर चला दिया, बल्कि इसलिए भी अंजाम दिया गया है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर में जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है, और हो सकता है कि उसको लेकर भी ये कहीं तैयारी पहले से की गई हो, लेकिन चूंकि घटना बुलडोजर की कार्रवाई की हो गई, इसलिए जो है पत्थरबाजी उनके ऊपर कर दी गई। बिल्कुल नवीन जी, प्रशासन का क्या ये फेलियर लगता है कि केवल एक ही रास्ता उस जगह तक जाने के लिए 10 फीट चौड़ा है, बाकी सब छोटी छोटी गलियां हैं, तो ना तो किसी तरह के ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और ना ही कहीं बैरिकेटिंग की गई और जाकर तुरंत ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया। तो क्या यह प्रशासन का फेलियर रहा? देखिए राणा जी, इसको ऐसे नहीं कह सकते कि जिस तरह से जितेंद्र जी अभी बता रहे थे, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि आप भी देखिए कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर उसको ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित किया गया था, क्योंकि अतिक्रमण है। अतिक्रमण जहां भी होगा सरकारी जमीनों पर जहां पर कब्जा होता है तो प्रशासन का काम है कब्जा छुड़ाने का। एक सिंपल जो प्रक्रिया होती है उसका अनुपालन किया गया, नोटिस की प्रक्रिया दी गई, जो भी वहां पर जरूरी चीजें थी उनको चेक किया गया, आसपास की चीजों को देखा गया, उसके बाद उसको ध्वस्तीकरण किया गया। अब लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हुई है, मैंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और इसमें षड्यंत्र तो है। अब उस षड्यंत्र की जांच होगी, कहां पर क्या हुआ, कैसे क्या हुआ इसको, लेकिन इसको किसी इस तरह से किसी एंगल से इसको देखना नहीं चाहिए। सिंपल न्यायालय द्वारा जो आदेश आया उस आदेश का पालन अनुपालन प्रशासन ने किया और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया, और जिन लोगों ने भी इस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया उनके खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और उन पर एक्शन हो रहा है। नवीन जी, जिन्होंने ये हिंसा फैलाई, जिन्होंने ये उन्माद मचाया, वो गलत हैं, उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा, उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा है, लेकिन अगर प्रशासन और थोड़ा सा एक्टिव हो जाता तो शायद हो सकता था ये हिंसा भी नहीं होती। नहीं, देखिए आपकी जो वहां की परिस्थिति है कि आने जाने के रास्ते बहुत सीमित रास्ते हैं, वो उसकी बनावट ही उस जगह की ऐसी है कि आप उसमें कितना भी कुछ करेंगे तो कुछ न कुछ दिक्कतें तो आएंगी। और प्रशासन ने बहुत, क्योंकि वो जो गलियों का चक्रव्यूह है उसको समझने की क्या जरूरत प्रशासन को नहीं थी?
नहीं, प्रशासन ने समझा था तभी तो वहां तक पहुंचे। देखो, ध्वस्तीकरण हो गया, सब हो गया, लेकिन अब इतने बीच में अगर कोई उपद्रव ऐसा हुआ है तो उसकी जांच होनी है, और जांच के लिए सरकार ने आदेश दिया। आप देखिए कि जो चक्रव्यूह गलियों का वहां पर बनाया गया है, उन्हीं से प्रशासन ने उनकी पूरा रेकी करके वहां पर गए और उसको ध्वस्त किया। ध्वस्त करके जो वापसी जब हो रही थी तो उस वक्त जो अटैक उन पर हुआ है, वो अटैक कैसे हुआ, क्या हुआ और किसने किया, उसकी जांच हो रही है। और एफआईआर आपके सामने है कि 18 नामजद लोग उसमें हैं, 5000 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर है और चिन्हित करने शुरू हो गए हैं, 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा। सारे उपद्रवी पहचान लिए जाएंगे, उनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेना बहुत ही दुखद है और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती उत्तराखंड की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश प्रशासन को दिए हैं और इससे सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। जी राणा भूदेव जी, अगर ये सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा था, या कोर्ट का आदेश था कि इसका ध्वस्तीकरण कराया जाए, पूरी जांच पड़ताल सब कुछ हुआ कि वो अवैध निर्माण था, उसके बाद भी उस पक्ष का लगातार ये कहना है कि अगर मामला कोर्ट में था तो इतनी जल्दी ध्वस्तीकरण का कार्य करने की जरूरत क्या थी? तो क्या अभी भी ये भटकाने की कोशिश चल रही है उस पक्ष को? भटकाने की कोशिश हो, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जैसे बोल रहे थे प्रशासन को लेकर के, तो मैं तो इतना मानता हूं राणा जी कि अगर प्रशासन को अगर इसकी पूरी जानकारी होती, हो सकता है कि इसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं चाहता, चाहे वो प्रशासन में हो या कोई आम आदमी हो, कि इस तरह की हिंसा में वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके और काम करे। प्रशासन अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा, हर कोई चाहता है कि इस तरह की हिंसा ना भड़के, कोई प्रशासन नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इस पर अगर पहले से जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां, उनकी जानकारी होती है अगर अच्छे से, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता था और सरकार को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, शीघ्रता पूर्वक इसकी जांच करवानी चाहिए कि जो उपद्रवी इसमें शामिल हैं, जो नहीं है उनको सजा ना मिले और जो उपद्रवी है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। हम तो यही चाहते हैं। तो प्रशासन की चूक इसमें आपको नजर आती है कि अगर और बेहतर एक्टिव हो जाता तो शायद ऐसी घटना ही ना होती? नहीं, बिल्कुल राणा जी, मैंने यही कहा ना कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका भी फेलियर है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं अगर प्री प्लान हो, या हो सकता है कि अकस्मात घटित हुई घटना हो, ये तो नहीं, लेकिन डीएम साहब ने जो बयान दिया, डीएम साहिबा ने जो बयान दिया, उन्होंने यही कहा कि ये प्री प्लान था, कि हमने कुछ दिन पहले जब पूरी जांच पड़ताल की तो छतों पर कोई पत्थर नहीं थे, किसी तरह का कोई हमला वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे ही हम ध्वस्तीकरण करने पहुंचते हैं तो फिर इतने सारे पत्थर कहां से आ जाते हैं अचानक से? तो यानी कि वो पहले से इकट्ठे किए गए। भूदेव जी, ये जांच के बाद ही पता चलेगा घटना है, तो इस प्लान में जो लोग शामिल है उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये अकस्मात हुई घटना है तो वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो हिंसा में इस तरह की घटना में शामिल है उनको सजा मिले। तो ये तो जांच के बाद पता चलेगा। अब डीएम सामने अगर इतनी जल्दी जांच कर ली तो वो उनको पता होगा। ये तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब आपने जांच की थी उस समय नहीं थे, फिर ये एकदम से कैसे आई? ये तो प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा, लोगों के सामने ये बातें आनी भी चाहिए। ठीक है जितेंद्र जी, आखिर अगर डीएम साहब भी इस तरह का बयान दे रही हैं कि पहले जांच की तो कोई पत्थर नहीं था, फिर अचानक से कहां से ये पत्थर आ गए, तो ये सवाल क्या प्रशासन की तरफ ही इशारा कर रहा है कि चूक उनसे हुई है? देखिए, चूक तो प्रशासन से हुई ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सवाल जो है वो भूदेव वर्मा जी से भी है कि इनके शासन काल में भी वहाँ पर बड़े पैमाने पर रोहिंग्या बांग्लादेशी वहाँ पर आकर के बसे। ये पूरा का पूरा जो वहाँ पर जो लैंड जिहाद हुआ था, मदरसा बना करके और वहाँ पर जबरन नमाज जो पढ़ा जा रहा था, ये इन्हीं के सरकार में हुआ था, लेकिन उसके ऊपर कोई जो है कार्रवाई इनकी पूर्व की जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने नहीं की। और यही कारण है कि इस तरीके के जो लैंड जिहाद करने वाले लोग हैं उनका मनोबल लगातार जो है देवभूमि के अंदर में बढ़ते रहा और बड़े पैमाने पर वहाँ पर लैंड जिहाद और मजार जिहाद हुआ। लेकिन चूंकि अब पिछले जो है जब से हामी सरकार खासकर जब
जब से जो उन्होंने अपनी जो है कमान संभाली है, तब से लगातार उनके द्वारा एक के बाद एक जो है लैंड जिहाद और मजार जिहाद के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अभी जो नवीन जी कह रहे थे कि हाई कोर्ट के आदेश पर ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है, अच्छी बात है। और आपकी सरकार ने जो भी इस तरीके के अवैध अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई की है, अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर सुनिश्चित तरीके से षड्यंत्र रचा गया, पहले से उसकी पूरी तैयारी की गई कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अगर कार्रवाई प्रशासन के ओर से अगर किया जाता है तो वो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, क्योंकि कई सारे मस्जिदों से जो कुछ मौलवी और मौलाना लगातार विवादित बयान दे रहे थे और इसको लेकर के बार बार खुद जो है प्रशासन को वो चेतावनी दे रहे थे कि अगर प्रशासन कुछ भी कदम अगर उठाएगा तो हम कानून हाथ में लेने से पीछे नहीं हटेंगे। उसके बावजूद भी प्रशासन ने हिम्मत दिखाई, लेकिन प्रशासन की जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं थी, क्योंकि अब तक लगातार जो है कई जगहों पर मजार के ऊपर और इसके अलावा अवैध जो है मदरसों के ऊपर लैंड जिहाद करने वाले और भी जो भी लैंड माफिया हैं जो वहाँ पर देवभूमि के अंदर, उन सब के ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन अभी इस तरीके की हिंसा जो है अब खासकर जो है नहीं देखने को मिला है उत्तराखंड के अंदर में। लेकिन एक इतने छोटे से जगह में एक छोटे से मदरसे के ऊपर अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है और इतने जबरदस्त तरीके से वहाँ पर पत्थरबाजी हो जाती है, पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, एसडीएम घायल हो जाते हैं, पत्रकार घायल हो जाता है, थाने की गाड़ी वहां पर फूंक जाती है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सिर्फ 5 लोगों की गिरफ्तारी क्या पर्याप्त है क्या? जिस हिंसा में कम से कम 500 से 5000 तक लोग वहां पर शामिल हैं, उसमें से सिर्फ मात्र प्रशासन 5 लोगों की गिरफ्तारी करता है। आखिर उन 500 लोगों से की गिरफ्तारी कब हो गई? जिनके छतों से पत्थरबाजी की गई, जिनके छतों से पेट्रोल बम फेंके गए, जो बुर्काधारी महिलाएं वहां पर सरेआम प्रशासन के सर पर पत्थर मार के उनको लहू कर दिया। आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? क्या प्रशासन अब भी उनके सामने जो है घुटने टेकी हुई है, डर रही है, या सरकार की तरफ से कोई प्रॉपर उनको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है? नवीन जी। हाँ भूदेव जी, पहले तो आप जवाब दे दीजिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत देर से सोच रहा था कि बीजेपी के घोषित प्रवक्ता हो या घोषित प्रवक्ता हो, वो उन्होंने अभी तक कांग्रेस पे सवाल नहीं उठाए, शायद उनको पता नहीं है। भूदेव जी वो हमारे पॉलिटिकल एडिटर, भूदेव जी पॉलिटिकल एडिटर है। अब मुझे जवाब देने दो। नहीं, अगर अभी वो प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे, जब वो प्रशासन की चूक बता रहे थे, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। राणा जी, या तो मुझे जवाब देने दो या आप बीच में बोलिए। इस तरह से कभी नहीं होता। अगर आप डिबेट को डिबेट की तरह से रहिए। मैं सुन रहा था, राणा जी इन्हीं को बोल दीजिए, फिर हम भी जवाब देंगे। मैंने आपसे हाथ उठा करके अपनी बारी का इंतजार किया, आप सवाल का जवाब देने दो। हाँ तो आप दीजिए ना। सरकारों पर सवाल उठता है क्या? उससे पहले बीजेपी की सरकार नहीं रही उत्तराखंड में, है? मुझे ये बताइए। लेकिन इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बीजेपी के घोषित और अघोषित प्रवक्ताओं को इस देश के माननीय प्रधानमंत्री या माननीय प्रचार मंत्री या जो भी कहें, उन्होंने एक लाइन दे रखी है कि अगर आप किसी भी सवाल का जवाब देने में असमर्थ हैं तो बोल दीजिए कि कांग्रेस की गलती है। जैसे वो हर बात में बोलते हैं नेहरू जी की गलती, इंदिरा जी की गलती, इनकी गलती। इतने दिन भूदेव जी, भूदेव जी, लगातार इनका ये दूसरा कार्यकाल है और उससे पहले भी बीजेपी की सरकार नहीं है। भूदेव जी, हाँ भूदेव जी, अब मेरे पास भी समय कम है। भूदेव जी, आपकी बात भी पूरी होगी, समय भी कम है। अब मैं आपको भी ये बता दूं कि जब प्रशासन की गलती वो बता रहे थे, जब प्रशासन की चूक वो बता रहे थे, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। अब अगर उन्होंने पुराने मुद्दे उठा दिए तो आपको बुरी लग गई। ठीक है, लौटूंगा, समय कम है। नवीन जी से सवाल ले लूं मैं, नवीन जी से सवाल ले लूं मैं। भूदेव जी, हाँ ठीक है। भूदेव जी, उन्होंने ही सवाल पूछा है, नवीन जी से वो सवाल ले लूं जरा मैं। नवीन जी, उन्होंने सवाल किया है कि क्या 5 गिरफ्तारियां काफी हैं इतनी बड़ी हिंसा में? भूदेव जी, समय कम है। भूदेव जी, चाहूंगा मैं जितेंद्र जी के सवाल का भी जवाब दूंगा। जब जितेंद्र जी ने कहा था तो मैंने असहमति अपनी हमने भी जताई थी। हाँ, समय कम है। नवीन जी, सिर्फ उसी पॉइंट पर आ जाइए कि क्या 5 गिरफ्तारी काफी है? 5 गिरफ्तारियां बहुत कम है। लेकिन मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता बौखला रहे हैं, मैं इस बात को कहना नहीं चाहता था। इनके एक बड़े नेता ने इस घटना से पूर्व ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को मणिपुर बनाना चाह रही थी, तो वो इशारा कहां जाता है? शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन हल्द्वानी में जिस तरह से हिंसा हुई और 3 दिन के बाद भी अगर आज भी स्कूल, कॉलेज, दुकानें, बाजार बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा है और हल्द्वानी में खौफ है और उसकी गलियां, मोहल्ले, रास्ते सब खौफजदा हैं, तो प्रशासन
या फिर गलती किसी की भी रही हो, लापरवाही किसी की भी हो, जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। क्या 5 गिरफ्तारियां काफी है? सरकार से यह सवाल भी पूछना लाजमी है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।